नमस्कार, मैं निवेशन मीना। अब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसे पिछले पार्ट के अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में या उत्तकी के बारे में स्टडी की थी। आज हम पाचन प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मुख गुहा या बक्कल कैविटी में डाइजेशन किस प्रकार से होता है। सभी कशेरुके या वर्टिब्रेट्स में पाचन क्रिया लगभग एक समान होती है। इस प्रक्रिया के दौरान जल अपघटनीय या हाइड्रोलाइटिक क्रियाएं होती है, जल का उपयोग करके उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इसका नियम पढ़ते हैं, मुख गुहा या बक्कल कैविटी के अंदर पाचन। सभी प्राणियों में पाचन क्रियाएं मुख से प्रारंभ हो जाती है। दो प्रकार की होती है। पहला यांत्रिक पाचन या मैकेनिकल पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरा रासायनिक पाचन या केमिकल डाइजेशन। यांत्रिक पाचन में भोजन को मुख गुहा के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर दांतों की सहायता से चबाया जाता है, जिस क्रिया को हम मैस्टिकेशन भी कहते हैं। इस क्रिया के बाद भोजन सॉफ्ट तथा फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसको हम बोलस कहा जाता है। मतलब सबसे पहले हम खाना जब खाते हैं तो मुंह के अंदर ही जब भोजन चबाते हैं तो तभी से पाचन की क्रिया हम स्टार्ट माने जाते हैं। हम जैसे जैसे इस भोजन को चबाया जाता है, जैसे इंग्लिश में जिसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं, तो भोजन एक फूड एक हम जानते हैं कि एक सॉफ्ट एक और एक लसलसा गोले में कन्वर्ट हो जाता है। इस गोले को हम कहते हैं या फ्लेक्सिबल फूड को या इस सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल फूड को हम कहते हैं बोलस। इसके बाद प्रक्रिया आती है रासायनिक डाइजेशन की या केमिकल डाइजेशन की। यह प्रक्रिया मुंह के अंदर डिफरेंट प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिनके द्वारा एक सीक्रेट साबुन जो होता है उसको कंपाउंड रूप से हम या सम्मिलित रूप से हम सलाइवा या लार कहते हैं। स्तनधारियों में 4 प्रकार की पाचक सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। माफ कीजिएगा, पाचन ग्रंथि लग दिया। नॉर्मली सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिनमें सबसे पहली होती है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं अधः नेत्र कोटर ग्रंथियां। यह ग्रंथियां नेत्र कोटर या आई ऑर्बिट के नीचे की तरफ उपस्थित होती है। इसे डायग्राम में दिखाया गया है। यह आंखों के नीचे की तरफ उपस्थित होती है। यह ग्रंथियां नेत्र कोटर या आई ऑर्बिट के नीचे होती है तथा इनकी डक्ट ऊपरी मोलर टीथ के पीछे खुलती है, परंतु मनुष्यों के अंदर ये ग्रंथियां एब्सेंट होती हैं, इसलिए डायग्राम में ये नहीं दिखाई गई होगी। सेकंड होती है पैरोटिड ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर के नीचे की तरफ उपस्थित होती है और ये ग्रंथियां स्टेंसन डक्ट द्वारा ऊपरी इंसिजर टीथ के पीछे खुलती है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। 3rd नंबर की होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। यह ग्रंथियां दोनों जबड़ों के जोड़ पर उपस्थित होती है तथा वाटन डक्ट या वाटन नलिका के द्वारा निचले जबड़े के इंसिजर टीथ के पीछे की तरफ खुलती है। चौथे टाइप की ग्रंथियां होती है अधः जीवा ग्रंथियां, जिनको हम सबलिंगुअल ग्लैंड्स भी कहते हैं। यह जीभ या टंग के नीचे की तरफ उपस्थित होती है तथा रिबिनस डक्ट द्वारा मुख गुहा या बक्कल कैविटी के फर्श पर खुलती है। डायग्राम के अंदर चारों ग्रंथियों की पोजीशंस दिखाई गई हैं तथा यह कहाँ खुलती है इसके बारे में बताया गया है। चारों ग्रंथियों का यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, कौन सी कहाँ होती है तथा किस जगह खुलती है। हम अब इन चारों ग्रंथियां जो भी स्राव करती है, जो भी सीक्रेट करती है, उनको हम कॉमन रूप से सलाइवा कहते हैं। जैसे हमारे जो मुंह में निकलती है लार जैसी चीज, वो सब इन ग्रंथियों का सीक्रेशन है। इनको हम सलाइवा कहते हैं या लार कहते हैं। अगर इसके टोटल जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो टोटल अमाउंट की बात की जाए तो ये दिन भर में 1 से 1.5 लीटर हमारे मुंह में सलाइवा बनती है नॉर्मल या अनुकूल परिस्थितियों के अंदर। इसका जो पीएच होता है वो 6.3 से 6.8 होता है, मतलब कि स्लाइटली एसिडिक या हल्का सा अम्लीय होता है। इसके अंदर वाटर की मात्रा या पानी की मात्रा 99.5% पाई जाती है, मतलब अधिक में पाया जाता है।
इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात की जाए तो इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोफॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में 0.2% पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात की जाए तो इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुमिन, म्यूकस, लाइसोजाम, सलाइवरी एमाइलेज जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, इसका कार्य हम आगे पढ़ेंगे। लिंगोलाइपेज ये भी एक प्रकार का एंजाइम है, इसका कार्य में आगे पढ़ेंगे। इनमें ज़्यादातर मोस्टली प्रोटीन्स के बने होते हैं, ये इसके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम फंक्शंस ऑफ सलाइवा की बात करें या सलाइवा के कार्य क्या प्रकार के होते हैं, जैसे यह भोजन को लसलसा या चिकना बना देता है, नम बना देता है। इसके कारण ये हमारे आसानी से गले के नीचे उतर के स्टमक तक पहुंच जाता है। अगर ये लार्वा ना हो तो भोजन को हमें निगलने में बहुत मुश्किल हो, बहुत तकलीफ हो। इसकी वजह से भोजन आसानी से हम निकल सकते, इसको भोजन को हम आसानी से निगल सकते हैं। दूसरा है बकल कैविटी, इससे हमेशा नम बनी रहती है जिससे बोलने में आसानी रहती है। ये एक जनरल फीचर है, आप भी देखेंगे जब आपका मुंह सूखा हुआ होता है तब आप आसानी से बोल नहीं सकते। कुछ प्राणियों जैसे कुत्तों में है ताप नियमन या थर्मो रेगुलेशंस भी करते हैं। लार द्वारा शरीर की ऊष्मा वातावरण में त्याग दी जाती है। आप कभी जनरली देखिएगा कि कुत्ता लगातार हाँफता रहता है, वो क्या करता है, अपने शरीर की एनर्जी लगातार उसकी लार टपकती रहती है, उस लार के द्वारा वह शरीर की गर्मी को शरीर से बाहर निकलता है। तो इस कारण कुत्ते जैसे एनिमल्स में यह सलाइवा थर्मो रेगुलेशन या तापमान कंट्रोल करने का काम भी करती है। सलाइवा द्वारा जल संतुलन का कार्य भी होता है। उदाहरण, शरीर में जल की कमी होने पर लार का श्रावण कम हो जाता है। जनरली हम जानते भी हैं, जैसे हमारे अंदर पानी की या कमी होती है, जल की कमी होती है तो हमारा गला मुँह सूखा सूखा सा लगता है। क्यों? क्योंकि लार का सीक्रेशन कम हो जाता है। और अगर पानी हमारे शरीर में नॉर्मल होता है, काफ़ी ऑप्टिमम कंडीशन में होता है, तो हमारे यहाँ हमारी मुंह के अंदर नॉर्मल कंडीशन में सलाइवा का निर्माण होता है। भोजन को घोलने या मिलाने में सहायक होती है जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो सके। हाँ, ये भोजन को निगलने में नहीं, इससे भोजन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल और बहुत लसलसा, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, उसको हम कहते हैं बोलस। उससे क्या है, उसके डाइजेशन में बहुत आसानी हो जाती है। लार द्वारा कुछ मात्रा में यूरिया व यूरिक अम्ल जैसे अपशिष्टों का श्रावण भी कर दिया जाता है क्योंकि हमारी कुछ लार बाहर भी निकलती है, तो उससे उन अपशिष्टों का निष्कासन भी लार के साथ हो जाता है। हालांकि ये बहुत बहुत कम मात्रा में होता है। लार में उपस्थित बाइकार्बोनेट व फास्फेट आयन अम्लीय भोजन को उदासीन कर देते हैं। इस कारण लार का माध्यम आंशिक अम्लीय होता है या स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसके ऊपर बताया गया। इसका pH 6.2 to 6.8 होता है। इसीलिए जब भी हमारा कोई हम थोड़ा एसिडिक या भोजन लेते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने में काम कर देता है। क्यों? लार में उपस्थित बाइकार्बोनेट फास्फेट आयन इनको न्यूट्रलाइज करने का काम कर देता है। अब मैंने जैसे बताया, इसके अंदर दो एंजाइम भी पाए जाते हैं, एक एमाइलेज जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, लिंगुअल लाइपेज। हम इनके दो कार्य बताएंगे। लार में उपस्थित सलाइवरी एमाइलेज या जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि बहुत कम मात्रा में होता है, पर इससे डाइजेशन में आसानी होती है कार्बोहाइड्रेट के। दूसरा होता है लार में उपस्थित लिंगुअल लाइपेज, भोजन में उपस्थित ट्राइग्लिसराइड या वसा को फैटी एसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड में रूपांतरित कर देता है। ये भी बहुत कम मात्रा में होता है क्योंकि वसा का पाचन के लिए उसका पाइसीकरण का होना बहुत जरूरी है, जो कि आंत्र की एलिमेंट्री कैनाल की ड्यूडेनियम ग्रसनी के अंदर होता है। परंतु ये बहुत कम मात्रा में ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। यह सलाइवा के मोस्टली एक्शंस कार्य है जो सलाइवा हमारी मुंह के अंदर कार्य करता है। जी, अब इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार मुख के अंदर ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस डायग्राम के अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी ह्यूमंस के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स और उनकी पोजीशन पाई जाती है और वह कहाँ खुलती है। धन्यवाद। इसके आगे डाइजेशन नेक्स्ट पार्ट में आएगा।